हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज जो क्लास है बाबू ये वन शॉट वीडियो होने वाला है और ये जो क्लास है ये फार्मूला क्लास होने वाला है और ये वीडियो पूरा वन शॉट होने वाला है। तो आप लोग पूरे क्लास को एंड तक जुड़े रहें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो में आपको ये जितना फार्मूला कराया गया आपको समझ में आया कि नहीं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो फार्मूला होगा रियल में यदि आप अपना 10 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो ये फार्मूला पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। चलिए एक बार आपके एग्ज़ाम को देखते हुए इसको एक ही वीडियो में समेटने का कोशिश किया जा रहा है। तो देखो बाबू, पहला जो चैप्टर है आपका प्राकृतिक संख्या है और इस चैप्टर में जितना जो फार्मूला बनने वाला है इसको यहीं पर देख लिया जाता है और इसके अलावा और भी फार्मूला है जो कि थोड़ा बहुत है एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो पहला जो कि ये फार्मूला है वास्तविक संख्या से कह रहा है कि लसा गुने मसा का जो संबंध है उससे क्या हो जाएगा। तो देखोगे बाबू, लसा गुने मसा बराबर जो फार्मूला होता है ये होता है HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस पर क्वेश्चन एक नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और ये बाकी जो दोनों फार्मूला आपका दिया है ये एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि इसी फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया है। तो कैसे किया गया है तो देखोगे बाबू, इसमें से तुम्हारा क्या कर दिया है HCF निकालने के लिए बोला है तो LCM को छोड़ दिया और ये LCM कहाँ गया, इसके भाग में हो गया, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में क्या हो गया, LCM हो गया। और जब LCM आपसे पूछा जाएगा कि LCM इसका बताइए कि क्या होगा, तो LCM के लिए LCM कर दीजिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। और यहाँ पर जो इंटू वाला वैल्यू था HCF वो कहाँ गया, तो नीचे हो गया। यानी कि एक ही फार्मूला को तोड़ करके दो को बना दिया। एक बार आपको HCF निकालना रहे तो और एक बार जब LCM निकालना रहे तो। उसके बाद देखोगे बाबू, यहाँ पर इसी को थोड़ा सा और चेंजिंग किया गया है। अब देखिएगा प्रथम संख्या, यानी कि ये जो लिखे थे आप फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये चीज़ लिखा गया था। और ये जो बराबर होता है किसके, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर हो जाएगा आपका LCM इनटू HCF हो जाएगा। इसी फार्मूला से ये भी दोनों बना हुआ है। अब यहाँ से क्या कर दिया है बाबू, फर्स्ट नंबर अगर पहली संख्या आपको निकालना है तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू रहेगा वैसे ही LCM इंटू HCF और बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो सेकंड नंबर है ये सेकंड नंबर आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा का फार्मूला बन गया। यही चीज़ जब आपसे दूसरी संख्या पूछा रहता तो क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में HCF इंटू LCM दोनों रहता और यहाँ से फर्स्ट नंबर आ जाता। तो ये आपका पहला फार्मूला कंप्लीट हुआ पहला चैप्टर का। अब देखो बाबू दूसरा का चैप्टर में, दूसरा का चैप्टर जो है यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिएगा कह रहे कि शून्यकों का योग, किसी भी बहुपद में दो गो शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है, दो गो शून्यक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एगो को अल्फा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, बीटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे बाबू अल्फा प्लस बीटा, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शून्यकों का योग, या तो आप इस रूप में लिखिए या इसको अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिखिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, या इसी को लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा का इसका फार्मूला होता है, ये योग का था, अब यहाँ पर आपको गुना वाला पूछ देगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, तो C बटा A हो जाएगा, यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ में यहीं पर आपसे ये भी कहता है कि द्विघात समीकरण लिखिए।
द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उसको लिखने के लिए जो फार्मूला होता है ये वाला बन जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू, यहाँ से भी उठाया जाता है। कैसे लिखिएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब अगर हम इस पर हम क्वेश्चन अगर करें, जैसे मान लीजिए कि पहले हम आपको एक बहुपद लिखना सिखा दें। एक बहुपद दिया है, बहुपद आप ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक है, यानी कि अल्फा का वैल्यू 4 और फिर बीटा का वैल्यू दे दिया है आपका 3। अब आपसे कह रहा है कि बताइए आप बहुपद लिख करके दिखाइए। तो कैसे लिखिएगा? उसके लिए ये फार्मूला होता है। फार्मूला जैसे है उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ पर क्या बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना दिया है? 4 और बीटा का मान कितना दिया है? 3। तो 4 और 3 दोनों को जोड़िएगा, गुना एक्स कर दीजिएगा, फिर 4 गुने 3 कर दीजिएगा, बराबर में क्या हो गया? तो ये 0 हो गया। यहाँ से आप बहुपद लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में कितना हो गया? 12 बराबर 0। तो ये आप बहुपद लिख दिए। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये वाला इक्वेशन दिया है, बहुपद दिया है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग और गुणनफल क्या हो जाएगा? तो उस कंडीशन में आपको मालूम होना चाहिए क्या? जब योग कह रहा है तो योग वाला फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू? तो माइनस बी बटा ए। क्या चीज़? माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए, या इसी चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे बाबू, हालांकि यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइएगा, मिटाना पड़ेगा, हम ये मिटा दिए थे। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस में कितना हो गया? 12 बराबर 0। अब यहाँ पर बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके लिए हम लिखेंगे माइनस बी बटा ए। माइनस बी के लिए क्या रखोगे बाबू? तो बी पर यहाँ पर तुम देख रहे हैं क्या चीज़ है? माइनस में 7 है, तो बी के जगह पर माइनस 2 को माइनस मिलेगा। और ये ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या है? 1 है, यानी कि शून्यकों का योग जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो प्लस में 7 हो जाएगा। यही चीज़ अगर आपसे ये पूछता कि बताइए कि शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? सी बटा ए। अब इस वैल्यू में ये आपका ए का मान हुआ, बी का मान हुआ और सी का मान हुआ। तो जब शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तब क्या करिएगा? सी बटा ए। तो सी के जगह पर कौन सा वैल्यू दिया है? 12 ना। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 12 बटा क्या? ए। और ए का जगह पर क्या कौन सा वैल्यू दिया है? 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो इस तरह से आप शून्यकों का योग और गुणनफल मेरे ख्याल से समझ गए कि कैसे निकाला जा सकता है। और ये जितना हम फार्मूला करा रहे हैं बाबू, इसको जरूर याद कर लीजिएगा एग्जाम से जाने से पहले। चलिए अब देखिए तीसरा का चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको देख लेते हैं। जो चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ पर a1 b1 का गुणांक और a1 b1 का x गुणांक, b1 b2 का y गुणांक और c1 c2 का जो किया है अचर पद रहेगा। यानी कि ये वाला फार्मूला समझिए कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से अगर ऐसा कोई भी मैंने पेपर नहीं है, या फर्स्ट शिफ्ट का ही है या सेकंड शिफ्ट, उसमें एकदम पूछता ही है पूछता। तो देखोगे बाबू क्या होता है, रैखिक समीकरण के हल, यानी कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो उसको क्या कहा जाता है बाबू? उसको कहा जाएगा अद्वितीय हल। क्या कहिएगा उसको? अद्वितीय हल कहिएगा। या इसका हल कितना होता है? तो इसका एक हल होता है। कितना हल होगा बाबू? एक हल होगा। दूसरा का देखिएगा, जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो इसका हल कितना होगा बाबू? इसका हल हो जाएगा 0। इसका हल क्या हो जाएगा? 0। जब यही कंडीशन ऐसा रहे कि a1 बटा a2 बराबर हो रहा है b1 बटा b2 के और b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के, तब उसको क्या कहिएगा? उसका हल होता है अनंत हल होता है, और
अनेक हल होगा, उसका हल क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। और साथ में यही चीज़, जिसका हल है, जिसका हल संभव है, वो हल एक हो या अनेक हल हो, उसको हम कहते हैं बाबू संगत। उसको क्या कहिएगा, संगत कहिएगा। यानी कि ये भी आपका क्या है, इसको हम संगत कह सकते हैं। ठीक, ये अनंत हल है, क्योंकि इसका अनगिनत हल है, तो हम इसको भी क्या कह देंगे, संगत कह सकते हैं। लेकिन ज़रा ये कमेंट करके बताइए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और ये नहीं है c1/c2 को, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका हल तो जीरो है, और जब जीरो हल है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, असंगत भी कह सकते हैं। क्या कहिएगा, असंगत कहिएगा। अब अगर हम बोले कि इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, आइए हम एक बार देख लें। और ये क्वेश्चन करने से पहले ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तो इसको हम क्या कहते हैं बाबू, संगत कहते हैं। इसको क्या कहिएगा, संगत कहिएगा। और फिर वही a1/a2 बराबर b1/b2 के, और ये नहीं है किसके, c1/c2 के, तो इसको क्या कहिएगा, असंगत कहिएगा। अब आइए पहले एग्जाम्पल कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन है 2x + 3y = 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा का इक्वेशन है 5x + 4y = 3 दिया है। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ये क्या है, आपको बस ये 3 को वैल्यू में से बताना है, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, तो इसमें से क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो देखोगे बाबू, पहले हम इसको a1/a2 के रूप में लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। a1 के जगह पर क्या कर दीजिएगा 2, और a2 के जगह पर 5। इसको अगर लिखिएगा तो 3/4, और ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब पहले ये बताइए, क्या a1/a2 बराबर है क्या b1/b2 के, नहीं ना है। तो जब ये वैल्यू बराबर नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो स्टार्टिंग में आप देखिए कि जब a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के, तो उसको हम कहते हैं कि अद्वितीय हल है। क्या है बाबू, अद्वितीय हल। इसका कितना हल है, तो इसका एकमात्र हल है। और साथ में क्या इसको संगत कहिएगा कि असंगत, तो चूंकि इसका एक हल है, इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, तो संगत कह सकते हैं। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन देखो बाबू। दिया है 7x + 4y = 8, फिर कह रहा है 14x + 8y = 16। अब इसको ज़रा बताइए, तो इसका हल क्या है, इसको क्या कहिएगा, संगत कहिए, सॉरी अद्वितीय हल कहिएगा, कोई हल नहीं, या अनंत हल हो जाएगा। तो इसको भी पहले फार्मूला पर रखिए, a1/a2 यानी कि 7/14, यहाँ पर 4/8, और ये 8/16। अगर यहाँ पर ध्यान दोगे बाबू, ये सारा वैल्यू कट रहा है ना, तो इसके लिए हम 1/2, फिर इसके लिए 1/2, और फिर 1/2, तीनों वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब तीनों वैल्यू बराबर है तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर ये कौन सा फार्मूला पर है, तो ये वाला फार्मूला पर है, और इसका हल कितना होगा, तो इसका हल हो जाएगा अनंत हल हो जाएगा। समझे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 5x + 4y = 20, फिर अगला क्वेश्चन दिया है 10x + 8y = 10। अब बताइए इसको क्या कहा जा सकता है, क्या अद्वितीय हल कहिएगा, कोई हल नहीं है, कि अनेक हल हो जाएगा। तो इसको जब फार्मूला पर रखिएगा तो 5/10 होगा बाबू, ये हो जाएगा 4/8, ये वाला कितना हो जाएगा 20/10। अब यहाँ पर अगर कटाते हैं, चूँकि कटने के कंडीशन में है, ये हो जाएगा 1/2, ये कटेगा तो 1/2, ये दोनों बराबर है। और यहाँ पर ज़रा देखिए तो ये कटेगा तो 2 क्या हो गया 1। क्या ये तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, तो सॉरी समांतर है, इसको क्या कहिएगा, समांतर कहिएगा। और जब समांतर होगा तो उसका क्या होगा, तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो इतना क्वेश्चन कराने से
ये आपको समझ में आ गया बाबू कि तीनों कंडीशन से आपसे पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, ये जितना तीनों फार्मूला था उसी फार्मूला को लेकर के यहाँ पर आ जाया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए ये संगत है अथवा असंगत है। तो इसको कैसे करोगे? इसको करने के लिए फिर फार्मूला से क्वेश्चन से ही आपका डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन ले लीजिए 5x + 4y और ये बराबर में 10। अगला क्वेश्चन दिया है 10x + 8y बराबर 20 दिया है। अब जरा बताइए इसको हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे या असंगत? अगर हल करते हैं तो ये 5/10 हो जाएगा, फिर 4/8 हो जाएगा और ये 10/20 हो जाएगा। इसको कटाइए। अगर ध्यान दोगे बाबू ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर हो रहा है। जब तीनों बराबर होए या पहल के ही बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? उसको संगत कहेंगे। एक हल कहिए या अनेक हल जिस समीकरण का हो रहा है, जिस बहुपद का, तो समझिए कि वो क्या है? संगत है। और जो समांतर के कंडीशन में हो तो उसका हल 0 होता है, और जिस बहुपद का अगर हल 0 होता है उसको हम क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। आशा करते हैं कि इस फार्मूला से जितना भी बनने वाला जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ बता दिए। अब यहाँ पर इसको भी ज़रा देख लीजिए एक नज़र से। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो इसको क्या कहा जाता है बाबू? प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है, प्रतिच्छेद करता है। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के तो तब इसको हम क्या कहेंगे बाबू? ये रेखा समांतर रेखा है। और समांतर रेखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा कि इसका कोई हल नहीं है, यानी कि इसका हल शून्य हो जाता है, 0 होता है। प्रतिच्छेदी को क्या कहेंगे? तो प्रतिच्छेदी को आप संगत कह सकते हैं। इसका हल कितना होता है बाबू? तो इसका हल 1 होता है। इसको क्या कहिएगा? इसको आप असंगत कह दीजिएगा। और इसका हल कितना होता है? तो हल इसका 0 होता है। संपाती का, तो संपाती को आप संगत कह देंगे और साथ में इसका हल क्या हो जाएगा? तो इसका हल अनगिनत हो जाएगा। चलिए अब चौथा लेसन है। चौथा लेसन को चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको देखिएगा। पहले ये फार्मूला तो आपको मालूम ही होना चाहिए, श्रीधराचार्य द्विघात बहुपद द्विघात सूत्र, ये फार्मूला याद होना चाहिए। साथ में a x का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c पद क्या होता है? अचर होता है। इस पर क्वेश्चन कैसा पूछेगा? तो क्वेश्चन एक सिंपल सा रहेगा, जैसे x² माइनस x और माइनस में 12 दिया रहेगा, बराबर में क्या रहेगा? 0। अब द्विघात सूत्र से इसको हल कर सकते हैं। किस प्रकार से हल करोगे बाबू? तो हल करने के लिए ये a का मान हो गया, b का मान हो गया और ये क्या हो गया? तो ये c का वैल्यू हो जाता है। यहाँ पर x बराबर शून्य चूंकि निकालना है माइनस b का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो ये क्या है? 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है बाबू? 1 है। क्या है? 1 है। तो इसके जगह पर हम क्या कर देंगे? -1। और यहाँ पर 1 तो माइनस ये वाला फार्मूला वाला हो जाएगा और 1 जो माइनस होगा वो क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर करना है -4। a के जगह पर आपको रखना पड़ेगा a और c के जगह पर कितना करना पड़ेगा बाबू? तो यहाँ पर आपको 12 करना पड़ेगा। बटा में क्या करिएगा? तो बटा में आपको 2a लिखना पड़ेगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे बाबू ये माइनस माइनस मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और ये प्लस में करिएगा तो 12 चौक 48। और चूँकि एक यहाँ पर माइनस है और ये वाला माइनस तो ये प्लस कर देगा, यानी कि 48 + 1 और बटा में क्या हो जाएगा? 2a। a के जगह पर आपको 1 रखना है। इस तरह से आपका हो जाएगा 1 + माइनस अंडर रूट 49 और बटा में कितना हो गया बाबू? 2। यहाँ से इसको रूट से अगर बाहर कर दीजिएगा तो 1 + माइनस 7 और बटा में क्या हो गया? 2। यहाँ से आप दोनों को जोड़ करके 2 मूल ज्ञात कर सकते हैं, शून्य उसका निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस फार्मूला को यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर ये भी पूछा जाता है, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस द्विघात बहुपद का
विविक्तर ज्ञात करके बताइए या विवेचक ज्ञात करिए। यहाँ पर दे दिया है। हाँ, अब बताइए इसका विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो विवेचक वाला ये फार्मूला होता है, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। क्या होता है बाबू? d बराबर b² - 4ac हो जाएगा। यहाँ पर जरा देखिएगा b का मान कितना दिया है जी? तो अगर ध्यान से देखिएगा बाबू, तो b का मान दिया है आपका 4। b का मान कितना दिया है? 4 दिया है। तो यहाँ पर रख दीजिए 4 का स्क्वायर माइनस 4, और a के जगह पर क्या है 1, और c के जगह पर दिया है -16। तो ये हो गया 16 माइनस, और गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 चौका 64, और चूंकि 2 को माइनस है तो मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस तरह से दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 80, यानी कि इसका विवेचक कितना हो गया? 80 हो जाएगा। तो ये वाला जो फार्मूला है ऑब्जेक्टिव में एकदम भर के पूछा जाता है, या कभी कभी ऐसा ही फार्मूला दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये विवेचक का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन में रहेगा, जिस बच्चों को याद रहेगा आसानी से बता देगा। अब यहीं पर ज़रा देखोगे बाबू, यहाँ पर मूलों की प्रकृति के बारे में आपसे पूछा जाता है। मूलों के प्रकृति के बारे में पूछा जाता है, तो फार्मूला ये वाला होता है बाबू। क्या होता है फार्मूला? कह रहा है कि b² - 4ac, b² - 4ac ये यदि 0 से बड़ा हो, क्या चीज़ 0 से बड़ा हो, तो उसको क्या कहिएगा? उसको कहिएगा दो भिन्न और ये वास्तविक मूल है। क्या चीज़? जब b² - 4ac का वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दो भिन्न वास्तविक मूल है। वही फार्मूला अगर ये चीज़ हो जाए 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि b² - 4ac यदि वैल्यू 0 हो जाए तो उसको कहा जाता है दो बराबर मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो बराबर मूल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा b² - 4ac यदि ये 0 से छोटा हो जाए, यानी कि अगर वैल्यू माइनस में आए, तब उसको क्या कहा जाता है? तब उसको कहिएगा कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। आइए तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है बाबू। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि x² - 8x प्लस में 16, ये क्वेश्चन रहेगा। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए पहले हम ये फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर देखो बाबू, b का वैल्यू कितना है? तो ध्यान दीजिएगा b के जगह पर कितना है? -8, तो -8 का स्क्वायर करिएगा, फिर माइनस में 4, a के जगह पर 1 और c के जगह पर कितना कर दीजिएगा? 16 बराबर 0। 8 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? तो 8 × 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस में कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी आपका ये माइनस में 64 हो जाएगा, ठीक। और 64 ये दोनों कटाइएगा तो ये वैल्यू क्या हो गया? 0, यानी कि b² - 4ac का वैल्यू जब 0 के बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू? जब 0 के बराबर हो जाता है तो उसको क्या कहिएगा? दो बराबर मूल है। क्या कहिएगा उसको? दो बराबर मूल है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। $100x² - 20x + 1 बराबर 0। अब इसको जरा बताइए तो इसका मूल क्या होगा? बराबर मूल है, कोई वास्तविक मूल नहीं है कि दो भिन्न वास्तविक मूल है। तो यहाँ पर भी वैसे ही करिएगा, b² - 4ac बराबर 0 हो गया। b के जगह पर कितना रख दीजिएगा? तो 20 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 100 और c के जगह पर 1 कर दीजिए बराबर 0। हमको बुला रहे सर? नहीं बाबू, जाओ तो ऊपर है सर, अभिषेक सर को बुला दो।
अब यहाँ पर आगे देखोगे बाबू तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ये 400 हो गया और फिर माइनस में ये कितना करिएगा, इसका गुना करिएगा तो ये 400 हो गया बराबर 0। यहाँ पर भी कंडीशन क्या कर रहा है, तो ये भी वैल्यू आपका 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो उसको क्या कहिएगा, उसका भी यही कंडीशन हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एकदम श्योर है बाबू, आंख बंद कर लो कि यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। अब पांचवा चैप्टर देखिएगा। पांचवा चैप्टर का जो चैप्टर है समांतर श्रेणी है। कौन सा चैप्टर है बाबू, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी का जो फार्मूला है, पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए एपी में है या नहीं है। तो एपी का कंडीशन क्या होता है कि सारे पद का डिस्टेंस यदि बराबर है, यानी कि डिफरेंस हर जगह बराबर है, तो आप उसको क्या कहिएगा, उसको कहिएगा कि समांतर श्रेणी में है। अगर अंतर एक जगह भी अलग हो गया तो आप उसको कह दीजिएगा कि वह एपी में नहीं है। कैसे, जैसे यहाँ पर दिया है a और फिर दे दिया है 2a, फिर दे दिया है 3a, फिर 4a। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या ये एपी में है, तो हाँ बाबू यह एपी में है। कैसे, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखिएगा तो सबके जगह पर क्या है, एक एक का अंतर हो रहा है, इस वजह से ये एपी में है। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज़ कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या यह एपी में है, तो यह एपी में नहीं होगा बाबू, एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर इसके जगह पर हम कोई नंबर सीरीज कर देते हैं 1 2 3 4, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या यह एपी में है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अगर इसके बीच का डिफरेंस देखिएगा तो सबका डिफरेंस बराबर नहीं है, किसी का भी डिफरेंस बराबर नहीं है। इस वजह से आप क्या कह दीजिएगा कि यह एपी में नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा, यह क्यूब रहे या स्क्वायर रहे, वो समांतर श्रेणी के कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। तो आप देखो बाबू फार्मूला फार्मूला है, कह रहे कि सार व अंतर ज्ञात करना है, यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालिएगा, 10 20 30 40 50, ये पद हो गया आपका। अब इसके बीच में डिफरेंस निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, आगे वाला वैल्यू में से पीछे वाला वैल्यू को माइनस कर दीजिए। यानी कि इसके अगला पद क्या है, 20 है, 10 के अगला पद क्या है, 20 है। तो 20 में से किसको घटाइएगा, ये वाला वैल्यू, तो ये 10 घटा दीजिएगा, कितना हुआ 10। ये अंतर हो गया, यानी कि ये समांतर पद निकल गया, सार्वंतर हो गया। आप कहीं से निकाल लीजिए किसी भी पद को, पीछे वाला में से यदि आगे वाला वैल्यू अगर घटाइएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। और ये हमेशा क्या रहेगा, जिस एपी में अगर ये बराबर नहीं है तो वो एपी में तो नहीं होगा। अगर पूरा एपी बराबर है, माने डिफरेंस अगर बराबर है, तो वह एपी में कहलाएगा। चलिए अब इसका अगला जो फार्मूला है बाबू इस प्रकार से है, क्या, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बारे में ज़रा देख लीजिएगा क्या होता है बाबू, ए बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर होता है अंतिम पद, अंतिम पद। उसके बाद ए बराबर क्या होता है बाबू, तो ए बराबर होता है आपका प्रथम पद, क्या कहिएगा उसको, प्रथम पद। उसके बाद एन मतलब हो गया पदों की संख्या, क्या हो जाएगा बाबू, पदों की संख्या। और उसके बाद डी, तो डी मतलब आप समझ गए क्या, सार व अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, तो ये सार व अंतर हो जाएगा। ठीक, अब इसी फार्मूला को आपको यूज़ करना है। जैसे एक क्वेश्चन के साथ हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है बाबू, 8 10 12 14 16 दिया है और आपसे कहे कि 20वां पद क्या हो जाएगा, 20वां पद क्या हो जाएगा। तो 20वां पद निकालने के लिए क्या करोगे बाबू, ये फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला में क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए के जगह पर क्या होगा बाबू, पहला पद क्या है 8, तो 8 रख दीजिएगा, प्लस एन मतलब पदों की संख्या। आपसे कौन सा पद बोला गया है, तो आपसे बोला है कि 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो 20वां पद के लिए
n के जगह पर 20 माइनस 1 और d का मान कितना है बाबू? तो d निकालने के लिए अभी बोले ना आपसे कि इस वैल्यू के पीछे वाला वैल्यू में से आगे वाले को वैल्यू घटा दिया जाता है, यानी कि 10 में से किसको घटाइएगा? 8 को घटाइएगा, तो कितना मिल जाएगा? 2। और ये अंतर हर जगह बराबर है, तो ये हो गया 8 प्लस घटाइएगा तो कितना हो गया? 19, 19 गुने 2, यानी कि 8 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना? 38, 38 8 कितना हो गया? 46, ये आपका 20वां पद हो गया। समझे? तो इस तरह से ये एपी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या कभी ऐसा भी रहेगा कि इसमें से कोई एक मान नहीं रहेगा तो इस फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। उसके बाद साथ में योग वाला जो फार्मूला होता है बाबू, तो योग वाला फार्मूला आपका क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, जहाँ पर Sn को इसको क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। अगला फार्मूला यही है, यही वाला फार्मूला है। यहाँ पर आपको क्या करना है? n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर ये वैल्यू मिटक गया है, यहाँ पर ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। दूसरा का फार्मूला हो जाएगा कि अगर AP में, जब AP में a और an दिया हो तब उसका योग निकालने का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अगला जो अंतिम फार्मूला है या अंतिमवा पद निकालना हो उस समय n बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं an माइनस n-1 इंटू डी। अब उसके बाद देखिए बाबू, छठा चैप्टर में तो ज्योमेट्री है, त्रिभुज है, और त्रिभुज में आपको जितना भी थ्योरम है उसको आपको याद करना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय हो गया या पाइथागोरस प्रमेय आपको याद करना पड़ेगा, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा फार्मूला बनने वाला नहीं है। सातवां चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति, क्या है बाबू? तो निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से जो फार्मूला है उसको देख लीजिएगा। अगर दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना है तो दूरी वाला फार्मूला क्या होता है बाबू? तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x1 कहिए, x2 कहिए, या y1 और y2 जिसको भी कहिएगा, ये क्या हो गया? तो ये निर्देशांक होता है। ठीक है। अब ये देखिएगा क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो मान लीजिए कि दो गो वैल्यू दे दिया है, मूल दे दिया है। ठीक, अब इसको कहे कि मूल बिंदु का दूरी क्या हो जाएगा? कब? जब मूल बिंदु का दूरी कहेगा तो उसका फार्मूला होता है बाबू x1 प्लस y1। क्या कहिएगा? x1 प्लस y1 रूट में कर दीजिएगा, वो हो जाएगा दूरी वाला फार्मूला। लेकिन जब दो बिंदुओं के बीच में पूछेगा तो वहाँ पर ये वाला आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। दो गो बिंदु हो गया, अब इसका जब दूरी निकालना है तब क्या करिएगा? ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, अंडर रूट x2, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पर करोगे बाबू क्या? x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू है तुम्हारा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करिएगा। तो यहाँ पर घटाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और रूट में चलेगा ही, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और यहाँ पर 1, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो रूट में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये दो बिंदुओं के मूल दूरी क्या हो गया? यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो ये दूरी वाला फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद दिया है बाबू फिर मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना है, माने मध्य बिंदु, अगर ये आपका दूरी हो गया ए और बी दे दिया है, और इसका जो निर्देशांक है 3, 2 और यहाँ पर 5, 8 दिया है। अब इसके बीच में पूछे कि इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करोगे बाबू? ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, यहाँ पर हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, और फिर वैसे ही y1 प्लस y2 बटा में क्या कर दीजिएगा? 2। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू 5 और x2 का वैल्यू कितना? 5, तो 5 5 कितना हुआ? 10 बटा 2 करिएगा, और फिर
यहाँ पर y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू है आपका 3 और y2 का वैल्यू है 8। इन दोनों को जोड़िएगा तो इस तरह से हो जाएगा ये 10/2 और एक हो जाएगा आपका 11/2। ये आपका मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला हो गया। हाँ, 8वां चैप्टर देखिएगा, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए पाइथागोरस का। फार्मूला क्या होता है बाबू? तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर एक फार्मूला याद रहेगा तो बाकी ये दोनों आपका तैयार हो जाएगा। कैसे कर दीजिएगा? तो देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या कर दे, यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए इसको। कर्ण स्क्वायर है ना, मान लीजिए कि आपको कर्ण नहीं दिया है, सॉरी कर्ण नहीं दिया है, तब निकालने का उस समय आपको लंब का मान होना चाहिए और आधार का वैल्यू होना चाहिए। ये लंब आधार क्या होता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम कहेंगे लंब, इसको क्या कहिएगा? लंब, इसको आधार कहिएगा और इसको क्या कहिएगा? कर्ण। ये दोनों वैल्यू चेंज होते रहता है। क्या चीज़? लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहेगा, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो अब अगर आपको लंब निकालना है तो लंब वाला फार्मूला निकालने के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर जैसा वैसे ही रहेगा और उधर से आधार को यहाँ पर ला दीजिएगा। तो इस तरह से हो गया लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। जब आधार निकालना हो तब क्या करोगे बाबू? कर्ण स्क्वायर और यहाँ पर जो लंब था प्लस में इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय, ये जो सूत्र है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आपको मेंसुरेशन में भी इसका इस्तेमाल करने को दिखेगा। अब उसके बाद देखिएगा बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो साइन कॉस टैन। अगर ये तीन को फार्मूला याद रहेगा तो बाकी आप निकाल सकते हैं। जैसे याद हो वैसे याद कर लीजिए। जैसे एक होता है हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा है। यहाँ से भी इस फार्मूला को भी अप्लाई करके आप ये फार्मूला बना सकते हैं। हालांकि हम कहेंगे अगर याद रहेगा तो बढ़िया है, आप जिस प्रकार से याद कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। टैन का फार्मूला क्या होता है? तो लंब बटा आधार। सेक का फार्मूला कर्ण बटा आधार। क्या चीज़? साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार और कॉसेक का कर्ण बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार और कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये फार्मूला है। अब उसके बाद आगे देखिएगा बाबू, यहां पर है व्युत्क्रमण त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ से प्रूफ करने वाला जितना भी क्वेश्चन है वहाँ पर ये वाला फार्मूला काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा का फार्मूला होता है 1/कॉसेक थीटा। क्या होता है बाबू? साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कब होगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कैसे हो जाएगा? तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जब ये कटाइएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक के लिए क्या लिख सकते हैं? कॉसेक के लिए 1/साइन लिख सकते हैं ना भाई, यहीं पर तो है ये फार्मूला। कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉसेक के लिए 1/साइन, साइन से साइन कट गया, क्या हो गया? 1। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होगा प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा, उसके लिए ये फार्मूला काफ़ी ज़रूरत साबित होता है। उसके बाद अगला जो फार्मूला है बाबू, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इसका मान कितना हो जाता है? तो इसका मान भी 1 हो जाता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? 1/सेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? तो ये वाला वैल्यू उधर जा कर के पलट जाता है। यानी कि देखिएगा ये फार्मूला कैसे बन रहा है। जैसे क्या? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यह है ना, बराबर में क्या है? 1 है। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 दिया है। तो अब देखिएगा इसी फार्मूला को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? 1/सेक थीटा हो गया, वही फार्मूला।
या अगर सेक थीटा लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos को इधर ला दीजिए तो ये हो गया cos थीटा। वही फार्मूला है, बस इधर से उधर किया गया है। ये वाला फार्मूला जरूर आप याद करोगे बाबू, ये वाला। हालांकि आप ट्रिगोनोमेट्री का पूरा ही फार्मूला या पूरा चैप्टर का जितना फार्मूला करा रहे हैं सब आपको याद होना चाहिए। ये वाला तीनों फार्मूला अगर याद करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो फार्मूला है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। टैन और कॉट, अधिकतर साइन कॉस, तीन को फार्मूला अगर रहेगा साइन कॉस टैन कॉट, अगर ये याद रहेगा तो आप हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी क्लियर कर लीजिएगा। टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू, तो टैन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। क्या चीज़ हो जाएगा, 1/cot थीटा। या टैन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट का क्या होता है, तो कॉट जो होता है साइन का टैन का उल्टा होता है। क्या चीज़ होता है, टैन का उल्टा होता है। तो अभी यहाँ पर आपको दिखाएं कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, साइन पलट जाता है, यानी कि कॉस बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 हो जाएगा। अब ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए। आप जैसे भी इसको याद कर लें, रट के याद करें या समझ करके याद करें, जैसे आप याद कर लें। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पूरे टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। अब जिस प्रकार से याद करें इसको याद कर लें। अब आइए इस चैप्टर का आखिरी जो फार्मूला है कुछ उसको देख लीजिएगा। क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, हुआ ना बाबू। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर कॉस को हम इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये भी फार्मूला बन गया। अगर कॉस निकालते, कॉस स्क्वायर का फार्मूला पूछा जाता तो क्या बताते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होगी। ठीक, और यही चीज़ अगर इसके साथ आप चलते हैं, किसके साथ, बाकी जितना भी है सारे इसी पर चलेगा। जैसे अगला अगर देखोगे बाबू तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, फिर ये अगला फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा इन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, उसका फार्मूला होता है 1। और उस सेक को जब इस साइड ला, सेक को छोड़ करके टैन को इधर लाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि ये जो फार्मूला बन रहा है कहाँ से बन रहा है, 1 बराबर सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टैन स्क्वायर थीटा दिया है ना। तो अगर आपको टैन अगर पूछना रहता तो क्या कर देते हैं, सेक को सेक स्क्वायर थीटा और -1 कर देते हैं बराबर में टैन स्क्वायर, ये फार्मूला बना रहता। ठीक, और इसी चीज़ को फिर ऐसे भी किया जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। हालांकि यही फार्मूला है बाबू, इसी से दोनों बनाया गया है। नहीं समझे अभी भी, देख लीजिए इधर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ। ठीक, अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टैन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बना। अगर अब हम इसको क्या कर देंगे कि 1 कर रहे हैं, यहाँ पर इसको लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो गया, टैन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से एक ही का फार्मूला को ये 3 गो साइड अलग अलग भेज करके तैयार कर दिया गया है। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। आगे बढ़िए। अब फिर यहाँ पर आपका कौन सा फार्मूला है बाबू, तो ये आपका हो गया कॉसेक और कॉट वाला है। तो इसका फार्मूला कहाँ से बनेगा, कैसे बनाइएगा, तो इसका फार्मूला ही हो जाएगा ये वाला होगा। इसको अगर तोड़िएगा इसी से सारा बन रहा है क्या है, तो 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो गया। अगर कॉट का निकालना रहेगा, कॉट का फार्मूला, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो लिखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। तो यही फार्मूला दोनों बना है यहाँ से। अब आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूला देख लीजिए जो कि आपको यूज़ करने को मिलता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये काफ़ी जूनियर में ही ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बाबू? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। फिर जब माइनस वाला रहे तब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो एक बार प्लस में कर दिया जाता है और एक बार इसको माइनस में कर दिया जाता है, यानी कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। क्यू वाला, तो क्यू वाला भी फार्मूला देख लीजिएगा बाबू, a क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे भी रहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फार्मूला रहता है तब क्या करते हैं बाबू? तो उसका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? ए बी। ये वाला फार्मूला हो जाएगा क्यूब वाला। अब चलिए और मोटा करिए सर, चटकार लेकर। अच्छा सर, उसके बाद अब देखोगे बाबू 12वां चैप्टर का मेंसुरेशन से जितना भी संबंधित फार्मूला है उसको देख लीजिएगा, वृत्तों से संबंधित। देखो बाबू, वृत्त की परिधि का परिमाप, वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या चीज़? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल का निकाल करके आधा कर दीजिएगा तो वही चीज़ क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा में क्या कर दीजिएगा? तो 2 कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर दीजिएगा। और अर्धवृत्त का परिमाप जब पूछेगा, अर्धवृत्त का जब परिमाप पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस में 2r हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। या कभी कभी ऐसा भी रहता है पाई आर प्लस में d कहा जाता है। तो ये दोनों फार्मूला अर्धवृत्त का हो जाता है। उसके बाद है बाबू लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या होता है बाबू? तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्या चीज़? थीटा बटा 360